वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है करुणा पेपर्स। मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग से चलने लगती है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न सामने आते हैं, थोड़े बहुत सस्पेंस रिवील होते हैं। ओवरऑल से मस्ट वॉचेबल मूवी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही जस्टिस जाकोब नाम का एक बंदा सुबह सवेरे जॉगिंग करने लगता है। तभी एक कार में कुछ लोग मास्क पहनकर आकर जस्टिस जाकोब को गोली मार देते हैं। उस वक्त जो लोग जॉगिंग करते रहते हैं वो सारे लोग इस चीज को अपनी आंखों से देखते हैं। उसके बाद पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं कि कौन थे वो लोग, कहां से आए, क्यों मारा। खैर दूसरे सीन में मुस्तफा और उसका फादर हमीद पुलिस स्टेशन आकर अपने मिसिंग कार की कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। पुलिस स्टेशन में एसआई शंकर रामन कार के डिटेल्स पूछने लगता है और ये भी पूछने लगता है कि लास्ट फ्राइडे मिस हो गई थी तो तुम दोनों अब क्यों आकर कंप्लेंट दे रहे हो। मुस्तफा कहने लगता है कि सर मेरी आंटी की तबीयत खराब थी, हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। कार पार्क करके आज मैं दोबारा अपनी गाड़ी के पास आया तो मेरी गाड़ी मौजूद नहीं है। इन दोनों की बातें सुनने के बाद सीआई मनी शंकर रामन के पास आकर दोबारा मुस्तफा से उसके कार के डिटेल्स पूछने लगता है। मुस्तफा अपनी गाड़ी के डिटेल्स बताने के बाद सीआई मनी मुस्तफा को एक छापड़ लगाता है क्योंकि जिस गाड़ी से आकर जस्टिस को मारा वो गाड़ी मुस्तफा की ही होती है। शंकर रामन से कहने लगता है कि फौरन इन दोनों को रिमांड में ले लो। शंकर रामन कहने लगता है अरे सर पहले हम पूरी तरह से तहकीकात कर लेंगे, लेकिन सीआई मनी शंकर रामन की बात को नहीं मानता। इस तरह से मुस्तफा और हमीद को मार पीट कर एक पेपर पर इन दोनों का स्टेटमेंट ले लेता है, लेकिन कोर्ट में मुस्तफा यही बताने लगता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। उसके बाद जब शंकर रामन इन दोनों को जेल ले जा रहा होता है तभी पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि किसी जगह पर मुस्तफा की गाड़ी पाई गई। स्पॉट पर एसीपी ग्रेसी मैडम भी है। इन दोनों को वहाँ पर ले आने के लिए कहा। स्पॉट पर जाने के बाद एसीपी ग्रेसी मुस्तफा से कहने लगती है कि वही है ना तुम्हारी गाड़ी, देखो गाड़ी के अंदर सब कुछ है या नहीं। मुस्तफा कहने लगता है हाँ मैडम यही मेरी गाड़ी है। गाड़ी के अंदर चेक करने पर एक पिस्तौल भी होती है। मुस्तफा ग्रेसी से कहने लगता है कि मैडम गाड़ी तो मेरी है लेकिन ये गन मेरी नहीं है, पता नहीं मेरी गाड़ी में ये कैसे आई। एसीपी ग्रेसी कहने लगती है कि फटाफट से इन दोनों से स्टेटमेंट ले लो, इन दोनों ने ही जस्टिस को मारा। मुस्तफा पूछने लगता है अरे मैडम आखिरकार मैं क्यों जज को मारूंगा। ग्रेसी कहने लगती है क्योंकि उसी जज ने तुम्हारे फादर को जेल भेजा था। मतलब मुस्तफा का फादर हमीद कुछ दिनों के लिए जेल गया था, बस एक छोटे से झगड़े के कारण। अब वहीं पर शंकर रामन भी होता है। ग्रेसी से कहने लगता है कि मैडम पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, इतना जल्दी हम कैसे नतीजे पर पहुंच सकते हैं। एक्चुअली जो जज मरा होता है ना वो एसीपी ग्रेसी का ससुर होता है। खैर मुस्तफा मना करने की वजह से एसीपी ग्रेसी गुस्से में आकर उसके फादर हमीद को मार देती है। तभी शंकर रामन मुस्तफा से कहने लगता है कि भागो मुस्तफा। तो जब मुस्तफा भाग रहा होता है एसीपी ग्रेसी मुस्तफा को गोली चलाने की वजह से मुस्तफा ब्रिज से नीचे नदी में गिर जाता है और इसी तरह अपने टीम मेंबर से कहकर इस केस में एसआई शंकर रामन को फंसाती है कि यहाँ पर आने के बाद मुस्तफा ने शंकर रामन को हमला किया, शंकर रामन ने इन दोनों को गोली मार दी। उसके बाद सीन 4 साल बाद शिफ्ट होता है और शंकर रामन अभी तक सस्पेंड में होता है। इसका केस कोर्ट में चलते रहता है। शंकर रामन के घर में इसका बेटा, बहू, पोता और उसकी बीवी होती है। फिलहाल शंकर रामन अपनी बीवी का ट्रीटमेंट करवाते रहता है और ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन इतना पैसा शंकर रामन के पास नहीं होता। और इसी तरह शंकर रामन का बेटा और बहू शंकर रामन की इतना केयरिंग नहीं करते। हॉस्पिटल से होने के बाद शंकर रामन कोर्ट जाता है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि 4 साल से शंकर रामन का केस कोर्ट में चल रहा है। शंकर रामन के पास सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है। आफ्टर 3 मंथ्स ये रिटायर हो जाएगा। ये 3 महीनों के अंदर शंकर रामन को अपनी जॉब दोबारा हासिल करनी होगी, तभी इसको सैलरी पेंशन वगैरह मिलेगी। इन्हीं पैसों से अपनी बीवी का इलाज भी करवाना चाहता है। खर्च बाद इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर राहुल को दिखाया जाता है जो रिसेंटली अपनी ट्रेनिंग खत्म करके एक पुलिस स्टेशन में ज्वाइन होता है। अब यहाँ पर डीआईजी का ऑर्डर होता है कि 2 महीनों तक राहुल को पुलिस स्टेशन में ही रखना होगा, बाद में इसको फील्ड वर्क दिया जाएगा। दूसरे सीन में वीना नाम के एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो हमेशा हक के लिए लड़ती रहती है। फिलहाल वीना एक टीचर के साथ पुलिस स्टेशन आकर अप्पूकुटी नाम के एक पुलिस वाले से झगड़ा करने लगती है क्योंकि अप्पूकुटी ने इस टीचर का कंप्लेंट नहीं लिया। बात यह है कि अप्पूकुटी ने इस टीचर से कहा था कि रोड कंस्ट्रक्शन के काम में इस टीचर की किताबों की दुकान उड़ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं था। अप्पूकुटी एक कॉन्ट्रैक्टर से बात करके इस टीचर का दुकान हासिल करना चाहता था और 2 दिन पहले इस टीचर ने एक पुलिस वाले को अपनी दुकान के डॉक्यूमेंट्स दिया था। जब वो पुलिस वाला देने से मना करता है तो राहुल उस पुलिस वाले को डांट टपट कर उस बूढ़े आदमी के डॉक्यूमेंट्स उसको दिलवा देता है। अब ये चीज वहाँ के पुलिस वाले ऑब्जर्व करके अप्पूकुटी से ये बताने लगते हैं कि सर राहुल हर एक काम में टांग लड़ा रहा है,
आप उसका कुछ कीजिए। उसके बाद अप्पुकुटी राहुल को बुलाकर उसके हाथ में गन थमाते हुए उसको एक काम सौंपने लगता है कि तुमको एक बंदे को फॉलो करना होगा, प्रोटेक्शन के लिए ये गन तुम्हारे पास रखो। पिल्ले नाम का पुलिस वाला अप्पुकुटी से कहने लगता है, अरे सर ये आप क्या कर रहे हो, डीआईजी का ऑर्डर था ना। अप्पुकुटी कहने लगता है, ये सब कुछ मैं देख लूंगा। सो इस तरह से राहुल किसी बस स्टॉप जाकर उस गुंडे को फॉलो करने लगता है। तभी वहीं से गुजरती हुई वीना राहुल को देखकर इसके पास आती है, इसकी तारीफ करने लगती है कि आप बहुत ही सिंसियर पुलिस ऑफिसर लगते हो, मुझे आपका इंटरव्यू करना है सर, प्लीज आप एक बार अपना नंबर दीजिए। राहुल कहने लगता है कि फिलहाल मैं शैडो ड्यूटी पर हूँ, तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करते हैं। खैर बस आने पर वो गुंडा बस में जाने लगता है, राहुल भी उसी बस में जाने लगता है उस बंदे को फॉलो करते हुए। तभी फकरू नाम का एक चिंदी चोर राहुल के पास की गन चुरा लेता है। तभी राहुल ये चीज ऑब्जर्व करके फकरू को फॉलो करने लगता है, उसका पीछा करने लगता है, लेकिन फकरू राहुल के हाथों से बच निकलता है। जब ये बात राहुल अप्पुकुटी और पिल्ले को आकर बताने लगता है, अप्पुकुटी राहुल को डांटने लगता है। पिल्ले कहने लगता है, अरे सर इसमें उसकी क्या गलती, गलती तो हमारी है ना, पहले हमने डीआईजी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, अगर ये बात किसी और को पता चलेगी तो इस लड़की की जॉब जाएगी तो जाएगी और ऊपर से आपकी भी खैर नहीं। सो ये बात इन तीनों में ही रखते हुए अप्पुकुटी राहुल से कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह से अपनी गन को फाइंड आउट करो। खैर अब यहाँ पर एक और बात यह है कि फिलहाल राहुल पिल्ले के कमरे में ही रहता है। सो पिल्ले राहुल को एक आइडिया देता है कि बहुत सालों पहले पापन नाम का एक बंदा था जो चोरों को कंट्रोल किया करता था, अब वो दूसरा बिजनेस करके बैठा है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। सो उसी तरह से राहुल पापन के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हुए इसकी गन या तो फिर फकरू को फाइंड आउट करने के लिए कहता है। उसके बाद राहुल को वीणा नजर आती है, कहने लगता है कि तुम तो रिपोर्टर हो, बहुत सारी क्रिमिनल्स को जानती हो, क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकती हो। ऐसा कहते हुए राहुल वीणा को अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है कि फकरू नाम के एक लड़के ने इसकी सर्विस रिवॉल्वर चुरा ली। सो वीणा जिन जिन लोगों के पास जाती है उन सारे लोगों से उस लड़के के बारे में पूछती रहती है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। खैर फाइनली एक दिन पापन के आदमी फकरू को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। फिलहाल फकरू को घर भेजकर पापन राहुल को कॉल करके फकरू के घर के एड्रेस के बारे में बताता है। राहुल फटाफट से फकरू के घर जाकर उसे मार पीट कर अपने गन के बारे में पूछने पर फकरू कहने लगता है कि इसने मुन्ना नाम के एक बंदे को वो गन बेच दी। सो राहुल मुन्ना के पास जाकर उसे मार पीट कर अपने गन के बारे में पूछने पर मुन्ना भी कहने लगता है कि इसने भी राहुल की गन को किसी बंदे को बेच दिया, किसको बेचा वो पता नहीं, लेकिन संडे के दिन वो बंदा बुलेट्स लेने के लिए आएगा, मेरे पास सिर्फ उस बंदे का नंबर है। सो राहुल मुन्ना का फोन अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ वीणा की बॉस वीणा से कहने लगती है कि वीणा तुम एक सेंसेशनल न्यूज ला कर दो, बोर्ड मेंबर्स हमारे ऑफिस में कुछ ही लोगों को रखना चाहते हैं, अगर इस 3-4 दिन में तुमने बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस किया तो तुम्हारी जॉब परमानेंट हो जाएगी। खैर अब ये तो कोरोना का माहौल होता है ना, सारे लोग मास्क वगैरह पहनते रहते हैं। 2 अनजान लोग बैंक को सैनिटाइज करने के लिए उस बैंक में घुसकर उस बैंक के कुछ पैसे चुरा लेते हैं और हाथापाई के दौरान गन फायरिंग होने की वजह से एक लड़की की जान चली जाती है। बाद में हमको यह बात पता चलती है कि इस बैंक को लूटने वाले और कोई नहीं, शंकर रामन और पापन के पास काम करने वाला टोनी और टैक्सी ड्राइवर किशोर। खैर शाम में ये तीनों किसी जगह पर मुलाकात करने पर शंकर रामन इन दोनों से कहने लगता है कि हम लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी ने भी हमको नहीं पहचाना और तुम दोनों भी नॉर्मल से बिहेव करना। मुझे तो इस बात का दुख है कि अनजाने में एक लड़की की जान चली गई। खैर टीवी न्यूज चैनल्स में ये न्यूज चलने लगती है कि आज सुबह 2 अनजान लोग आकर बैंक को लूट लिया, एक लड़की की जान चली गई। बुलेट को चेक करने पर यह बात पता चली कि ऐसी गन सिर्फ मिलिट्री वालों के पास या तो फिर पुलिस वालों के पास ही होती है, क्या पुलिस वाले भी इस चोरी में शामिल है। अब ये न्यूज सुनने के बाद वीणा अपनी जॉब बचाने के लिए अपनी बॉस के पास जाकर ये सेंसेशन न्यूज सुनाने लगती है और इसी तरह टीवी के सामने आकर ये बयान देने लगती है कि बैंक रॉबरी में जिस गन का इस्तेमाल हुआ वो गन टाउन पुलिस स्टेशन से बिलोंग करती है। इस तरह से राहुल का सच लोगों के सामने रख देती है। डीएसपी ये न्यूज सुनने के बाद अप्पुकुटी पिल्ले राहुल को अपने पास बुलाकर फिलहाल राहुल और अप्पुकुटी को सस्पेंड कर देता है और इसी तरह एसीपी ग्रेसी को बुलाकर फटाफट से इस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है। क्या सच में बैंक रॉबरी में राहुल और अप्पुकुटी का हाथ है या तो फिर इसके पीछे कौन है। खैर वीणा को जब ये बात पता चलती है कि राहुल को सस्पेंड कर दिया गया, ये तो बहुत अपसेट होने लगती है, सोचने लगती है कि राहुल से मिलकर सॉरी बोलना होगा। खैर दूसरी तरफ एसीपी ग्रेसी और उसकी टीम राहुल को पकड़कर पूछताछ करने पर राहुल जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। सो ग्रेसी राहुल पर भरोसा करके इसको अपनी टीम में ज्वाइन कर लेती है।
मतलब इस केस में हेल्प करने के लिए। इसी दरमियान में एक दिन वीणा राहुल से मुलाकात करके से सॉरी कहने लगती है, समझाने लगती है कि एक्चुअली कौन सा सिचुएशन में थी, लेकिन राहुल वीणा की एक भी नहीं सुनता, उसको गालियां देकर वहाँ से चला जाता है। खैर एक दिन जब शंकर रामन हॉस्पिटल में होता है, उसी हॉस्पिटल में ग्रेसी भी होती है। ये दोनों चाय पीते हुए बात करने लगते हैं। एक्चुअली शंकर रामन ने अपने केस को हाई कोर्ट में अपील किया होता है। ये बात एसीपी ग्रेसी को पता चलती है। कहने लगती है, अरे बस एक ही स्टेटमेंट दीजिए ना आप, उन्होंने आप पर फायर किया और आपने उन दोनों को मार दिया, बात खत्म। शंकर रामन ग्रेसी से पूछने लगता है कि मैडम सच बताना, आपने ही आपके ससुर को मरवाया है ना? जब मैं जस्टिस जैकब के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उस टाइम ही मुझे ये बात पता चल चुकी थी। मुझे फंसाकर आप लोगों ने वो रिपोर्ट गायब कर दी। ग्रेसी गुस्से में आकर कहने लगती है, तो मैं क्या करती? मेरा हस्बैंड मरने के बाद मेरा ससुर मुझ पर बुरी नजर डालने लगा, मुझे टच करने लगा और इसी तरह मेरी बेटी को अपनी गोद में बिठाकर इधर उधर टच करने लगा। ऐसे लोगों के साथ और क्या करना चाहिए बताओ तुम? शंकर रामन कहने लगता है, लेकिन मैडम बाहर तो कुछ और ही रूमर फैला हुआ है कि आपका और एसआई यूसुफ का अफेयर चल रहा है। ये बात आपके ससुर को पता चल गई, इसीलिए आपने अपने ससुर को मरवा दिया। ग्रेसी गुस्से में आकर कहने लगती है, बुलशिट, ये सब अफवाह ही है। शंकर रामन कहने लगता है, लेकिन मैडम उस हादसे में 2 मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन ग्रेसी इस बात को इग्नोर करने लगती है और उसी तरह ग्रेसी से शंकर रामन को ये बात पता चलती है कि फिलहाल ग्रेसी बैंक रॉबरी के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खैर दूसरी तरफ पापन की बीवी रानी और टोनी का अफेयर चल रहा होता है। टोनी और रानी मौके की तलाश में होते हैं कि ये दोनों फटाफट से चेन्नई भाग जाए। रानी को समझाते रहता है कि मुझे थोड़े पैसे आने हैं, वो आने के बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। उसके बाद टोनी शंकर रामन के पास जाकर इसके हिस्से के पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन शंकर रामन टोनी को समझाने लगता है कि फिलहाल अगर हम ये पैसे बाहर निकालेंगे तो फौरन पकड़े जाएंगे, तुम सब्र करो, मुझे क्या करना है पता है। और उसी तरह रानी टोनी को फोर्स करती रहती है कि हम दोनों की बात पापन को पता होने से पहले हम दोनों को यहाँ से भाग जाना होगा, मैं और उसके साथ जिंदगी गुजार नहीं सकती। और उसी तरह आज या कल रानी का बर्थडे होता है। टोनी से एक बर्थडे गिफ्ट मांगने लगती है, अगर ये इससे सच्चा प्यार करता है तो टोनी फटाफट से बिना शंकर को बताए चुराए हुए पैसों में से थोड़े पैसे निकालकर एक सुनार की दुकान जाता है एक अच्छा सा नेकलेस खरीदने के लिए। जब वो दुकान वाला बंदा इन पैसों को काउंटिंग मशीन में डालता है तो वो मशीन वार्निंग देने लगती है, क्योंकि एसीपी ग्रेसी ने चुराए हुए नोटों की सीरियल नंबर्स को कुछ मशीन्स में अपडेट कर चुकी होती है। सो ये दुकान वाला बंदा फटाफट से पुलिस वालों को कॉल करता है। पुलिस वाले यहाँ पर आने के बाद टोनी पुलिस वालों को चकमा देकर उस दुकान से भाग निकलता है। थोड़ी देर के बाद एसीपी ग्रेसी यहाँ पर आकर दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर राहुल टोनी को पहचान लेता है कि मैडम इस बंदे को मैंने पापन के गैराज में देखा था। दूसरी तरफ टोनी रानी के पास आकर अपने हाथों से वो कीमती हार पहनाता है और ये भी कहने लगता है कि शाम में तुम रेलवे स्टेशन के पास वेट करना, मैं आऊँगा, हम दोनों आज रात ही भाग जाएंगे। टोनी जाने के बाद पापन अपने घर में आकर रानी के गले में कीमती हार देखकर शॉक में रह जाता है। रानी से पूछने पर कहने लगती है कि मैं इस हार को खरीदने का सोच रही हूँ। तभी पुलिस वाले पापन के गैराज जाकर पापन को बुलाकर टोनी के बारे में पूछने लगते हैं, उसके बारे में सच बताने लगते हैं कि टोनी ने 2 लोगों के साथ मिलकर बैंक रॉबरी की और थोड़ी देर पहले एक कीमती हार चुराया। इस हार को देखकर पापन पहचान लेता है कि अभी थोड़ी देर पहले रानी के गले में देखा और पता चल जाता है कि रानी और टोनी का चक्कर चल रहा है। जब ग्रेसी पापन को अपने साथ आने के लिए कहती है, पापन पुलिस वालों को गन दिखाकर मारने पीटने लगता है। इस तरह से यहाँ पर जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। फाइनली ग्रेसी पापन को गोली मारकर उसे मार देती है। इस तरफ टोनी शंकर रामन के पास आकर इसको मारते पीटते हुए सारे के सारे पैसे हड़पने की कोशिश करने लगता है। सारे पैसे लेकर जब टोनी वहाँ से भागने लगता है, शंकर रामन गन लेकर टोनी के पैर पर फायर करता है। टोनी का पैर फिसलकर उस बिल्डिंग से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। मतलब टोनी किशोर की गाड़ी के ऊपर गिरकर मर जाता है। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर किशोर बहुत डर जाता है कि शंकर रामन शायद इसको भी मारेगा, लेकिन शंकर रामन जो हुआ वो सारी बात किशोर को समझाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले रानी को पकड़कर टोनी के बारे में पूछते हुए उसका नंबर हासिल करके उसको ट्रैक करने लगते हैं। इस तरफ शंकर रामन और किशोर टोनी की लाश को शहर के बाहर ले जाकर किसी जगह पर दफना देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद टोनी के नंबर को ट्रैक करते हुए एसीपी ग्रेसी और उसकी टीम यहाँ पर आती है। टोनी की लाश को बाहर निकालकर फॉरेंसिक लैब में भेजने पर यह बात पता चलती है कि टोनी के पैर पर जो बुलेट है वो सेम उसी गन से आई जिस गन से बैंक रॉबरी हुई थी। और उसी तरह टोनी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने पर टोनी किशोर को कॉल किया था और उसी तरह एक और अनजान बंदे को। राहुल बहुत ही चालाकी से किशोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाकर मार पीट कर किशोर कहने लगता है कि मैंने टोनी को नहीं मारा, टोनी को मारने वाला गोविंद है, हमारा बॉस, उसी ने बैंक रॉबरी की प्लानिंग की थी। कहाँ पर रहता है मुझे नहीं पता,
पुलिस वालों के कहने पर किशोर शंकर रामन को कॉल करके अपने पैसे मांगने लगता है, तो शंकर किशोर को किसी बस स्टॉप पर आने के लिए कहता है। जब शंकर रामन उस बस स्टॉप पर जाता है तो ये देखता है कि किशोर के सराउंडिंग में काफी सारे पुलिस वाले हैं शंकर रामन को पकड़ने के लिए। लेकिन शंकर रामन बहुत ही चालाकी से किशोर को पुलिस की नजरों से बचाते हुए अपने साथ ऑटो में खींचकर एक कॉफी शॉप ले जाता है और किशोर को उसके हिस्से के पैसे देकर वहां से चला जाता है। अब राहुल किशोर को फॉलो करते हुए जब उस कॉफी शॉप आता है तब तक किशोर मर चुका होता है। मतलब शंकर रामन ने किशोर की चाय में जहर देकर उसे मार चुका है। खैर अब आपको सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि शंकर रामन ने मास्क पहना है। खैर दूसरे दिन जब शंकर रामन अपने सुनवाई के लिए कोर्ट जाता है, उसी कोर्ट में राहुल भी मौजूद होता है। अपना स्टेटमेंट देकर जब शंकर रामन वापस अपने घर जा रहा होता है, शुगर लेवल डाउन होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। राहुल शंकर रामन को देखकर उसको हॉस्पिटल पहुंच जाता है। खैर होश में आने के बाद शंकर रामन राहुल को बुलाकर उसे थैंक यू वगैरह बोलने लगता है। उसके बाद ये दोनों कॉफी वगैरह पीने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपनी दुख भरी दास्तान एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। मतलब अब तक जो हुआ वो सारी बातें। तो शंकर रामन समझ लेता है कि इसके पास जो गन है वो राहुल की ही है। राहुल से कहने लगता है कि कोई भी इंसान बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं होता, इंसान हालात के हाथों मजबूर होता है। नसीब जिस तरह से हमको चलाती है उसी में हमको बहते जाना है। देखो बेटा, मेरी जुबान पर काला तिल है, मैं जो भी कहूँगा सच होता है। आने वाले दिवाली के दिन तुम्हारी गन जरूर मिल जाएगी। उसके बाद राहुल वीना से मुलाकात करके उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है। इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी होने लगती है। खैर घर आने के बाद जब राहुल किशोर का स्टेटमेंट दोबारा सुनने लगता है कि ये तीनों लोग किसी चाय की दुकान के पास मिला करते थे। राहुल चाय की दुकान के पास जाकर वहाँ के बच्चे से गोविंद मतलब शंकर रामन का हुलिया पूछने लगता है। सो इस बच्चे की बातों से राहुल को शक होने लगता है कि शायद गोविंद और कोई नहीं शंकर रामन ही हो सकता है। मतलब सारी चीजें एग्जैक्टली मैच होती है। दूसरी तरफ एसीपी ग्रेसी को ये बात पता चलती है कि शंकर रामन हाईकोर्ट जाकर सच बताने वाला है कि मुस्तफा और हमीद को मारने वाली ग्रेसी है। लेकिन ग्रेसी यूसुफ से कहने लगती है सच बताने में क्या है, उसके पास तो सबूत तो नहीं। तभी ग्रेसी को एक और शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि शंकर रामन के पास एसीपी ग्रेसी का स्टेटमेंट है। मतलब कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी ना इन दोनों की, उस टाइम शंकर रामन ने ग्रेसी की बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अब यही वीडियो हाईकोर्ट में पेश करने वाला है। सो ग्रेसी अपने टीम से कहने लगती है कि शंकर रामन कोर्ट जाने से पहले वो वीडियो हमको हासिल करना होगा। दूसरी तरफ राहुल कंफर्मेशन लेने के लिए शंकर रामन फिंगरप्रिंट्स को मैच करवाने लगता है तो पता चलता है कि बैंक रॉबरी में शंकर रामन शामिल है। इस तरफ जब शंकर रामन हॉस्पिटल में होता है, राहुल शंकर रामन के पास जाकर यही कहने लगता है कि सर मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। शंकर रामन कहने लगता है कि पहले मुझे कोर्ट ले जाओ, मुझे कोर्ट के सामने एक वीडियो प्रोड्यूस करना है, उसके बाद मुझे तुम अरेस्ट कर लेना। तो जब राहुल शंकर रामन को कोर्ट ले जा रहा होता है तभी ग्रेसी राहुल को कॉल करके ये बताने लगती है कि आज दिवाली है, कोर्ट को हॉलिडे, तुम हमारे सीक्रेट प्लेस पर शंकर रामन को ले आओ। सो ग्रेसी की बात मानकर राहुल शंकर रामन को ये खुफिया जगह पर लाता है, मतलब जहाँ पर एनकाउंटर्स वगैरह चलते हैं। सो राहुल को कन्विंस करने के लिए शंकर रामन ग्रेसी का वीडियो दिखाता है, तब जाके राहुल को ग्रेसी का असली सच समझ में आता है। जब राहुल शंकर रामन को लेकर वहाँ से जाने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एसीपी ग्रेसी और उसकी टीम आती है। ग्रेसी शंकर रामन से कहने लगती है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ जो प्रूफ है वो मेरे हाथ में देकर तुम गन को कहीं और फेंक कर अपने रास्ते चले जाओ, राहुल को उसकी जॉब मिल जाएगी। लेकिन शंकर रामन मना करते हुए कहने लगता है कि मैं असली सच को सामने रखकर ही रहूंगा। ग्रेसी गुस्से में आकर शंकर रामन को गोली चलाकर मार देती है और कोर्ट के सामने पेश करने के लिए एक कहानी बनाने लगती है कि जब राहुल शंकर रामन को फाइंड आउट करके कोर्ट ले जा रहा था, शंकर रामन राहुल से बचकर भागने लगा, उस पर फायरिंग करने लगा। राहुल ने शंकर पर फायरिंग करके उसे मार दी। ऐसा कहते हुए ग्रेसी राहुल पर फायर करने लगती है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि राहुल कोर्ट के सामने बैठा है और राहुल अपने तरीके का स्टेटमेंट देने लगता है कि एक्चुअली इसकी खोई हुई गन शंकर रामन के पास थी। उस जगह पर शंकर रामन और ग्रेसी के टीम के बीच बहुत फायरिंग होने लगी। उसी फायरिंग में उन सारे लोगों की मौत हो गई। शंकर रामन के पास एक और रिवॉल्वर भी पाई गई। उसके बाद राहुल हॉस्पिटल आते हुए अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। जब ग्रेसी राहुल पर फायर करने ही वाली होती है तभी मुस्तफा वहां पर आकर अपनी रिवॉल्वर से सारे लोगों को मार देता है। जब राहुल मुस्तफा पर फायर करने लगता है, मुस्तफा अपनी रिवॉल्वर वहीं पर छोड़कर भागने लगता है। तभी एक गाड़ी आकर मुस्तफा को ठोक देती है। यही मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, लेकिन बात यह है कि एक्चुअली मुस्तफा जिंदा ही होता है। अब राहुल मुस्तफा का सच जानते हुए भी उसको छोड़ देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।